देखिए पीआर जो है ना, अब वो ट्रेडिशनल पीआर रहा ही नहीं है। अब पीआर जो है आपकी पर्सनल ब्रांडिंग बन गया है। अगर पीआर में पर्सनल टच नहीं डालोगे तो पीआर इज यूजलेस। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यूट्यूब से शुरू किया और आज एक बहुत महंगे ब्रांड है, राइट? तो क्या आप उसमें राइट स्ट्रेटजी मानती हैं? और मानती हैं तो जितने भी यूट्यूब पे लोग हैं जो सर्टेन लेवल को क्वालिफाई कर चुके हैं, उनको क्या करना चाहिए? ये यूट्यूबर समझे नहीं समझे, अच्छा लगे नहीं लगे, बट मैं इतने लोगों में दे डोंट नो कि अगला क्या करें। तो कंटेंट कितना इम्पोर्टेंट है, ये सवाल ही बहुत इम्पोर्टेंट है। Okay. क्योंकि पूरी दुनिया कंटेंट पे चल रही है आज। तो आप अपनी नीश को 1 साल चला लो, बहुत बड़ी बात है। और आपको अपना पीआर आउटसोर्स करना हो या करना हो, आप किस तरीके से करेंगे? कहना नहीं चाहिए, बट काफ़ी हद तक पीआर एजेंसीज कभी कभी पागल बहुत अच्छे से बना देती है सबको। लिंक्डइन आपके लिए बहुत अच्छा टूल हो सकता है फॉर पर्सनल ब्रांडिंग। लोग उसको बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। हेलो, हाय, नमस्ते, कैसे आप सब? एक और पॉडकास्ट में स्वागत है। आज बात करने वाले हैं, जी हाँ, पीआर के बारे में। आप पीआर सुने होंगे, कुछ एजेंसी आपसे बोलती हैं पीआर करवा लो, आप आगे निकल जाओगे, ब्रांड बन जाओगे। आप देखते होंगे बॉलीवुड एक्टर के पास एक कैमरामैन होता है हमेशा, कुछ फोटोग्राफर्स होते हैं, न्यूज़ वाले होते हैं जो फेसबुक पे हर जगह फ़ोटोज़ पोस्ट करते हैं। आज अगर आप क्रिएटर हैं, बिजनेसमैन हैं, यूट्यूबर हैं, तो कैसे आप पीआर का सही यूज़ करके अपने को मोनेटाइज कर सकते हैं और ब्रांड बना सकते हैं। आज इसी कोच हमारे बीच आई हैं स्मृति ग्रोवर मैम, जो आपको पीआर की हर एक छोटी डिटेल बताएंगी, जिससे आप एक ब्रांड बन सकते हैं, और ब्रांड बन गए तो पैसा ही पैसा होगा। नमस्ते मैम, कैसी हैं आप? थैंक यू सर सो मच। बिल्कुल बहुत बढ़िया। और अब आपके चैनल पे आई हूँ तो अपनी भी पीआर करूँगी। नहीं मैम, मैं तो आपका स्टूडेंट भी रहा हूँ, और जब कंटेंट में कंज्यूम कर रहा था आपका, सो ये लग रहा था कि हाँ, काश मैम फिजिकल मुझे समझाती तो ज़्यादा समझ में आता। आज मौका मिला है, उस सारे सवाल आपसे पूछूंगा जो मैं पूछना ही चाहता था। लेट्स गेट रेडी। सो एग्जैक्टली पीआर का मतलब क्या होता है मैम? पीआर को लेके आज भी लोग फेसबुक पे पोस्ट करना भी पीआर बोलते हैं, यूट्यूब पे वीडियो बना के किसी के साथ बनाना भी पीआर बोलते हैं, राइट? नेटवर्किंग को भी पीआर बोलते हैं। सो पीआर क्या है? क्या ये सही में मोनेटाइज हो सकता है? देखिए पीआर थोड़ा ट्रेडिशनली चलते हैं पहले, Please, ठीक हाँ। है? तो पहले क्या होता था, पीआर जैसे है पब्लिक रिलेशंस, उसका फुल फॉर्म है। और जैसे द नेम सजेस्ट, पब्लिक में आपके रिलेशन कैसे होंगे, आपका लुकआउट कैसा होगा, ओके ये एक पीआर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी। ओके मैम। उसमें लोग कभी एजेंसीज हायर करते थे, कभी अपनी टीम बनाते थे। पर जो लोग हैं वो दूसरों तक कैसे पहुंचे, कैसे बताएं कि यार हम ये काम करते हैं, ये बेनिफिट मिल सकता है आपको, ये हमारा प्रोडक्ट है, या ये मेरी सोच है, मैं चाहता हूँ ये ट्रेंड्स बाहर पहुंचे। तो कैसे पहुंचेंगे? क्योंकि ट्रेडिशनली सोशल मीडिया नहीं होता था। तो ट्रेडिशनली हमारे पास क्या पीआर मैकेनिज्म्स होते थे? आप कहीं इंटरव्यू के लिए चले जाओ, आपके पास न्यूज आर्टिकल्स हो गए, आपके पास कुछ राइट अप्स हो गए, हो सकता है आप किसी इवेंट में चले जाओ, वहां बोलो, या वहां अपनी ब्रांडिंग लगा दो। तो ये सब ट्रेडिशनल पीआर मेथड्स होते थे कि लोगों की नजरों में आप आओ, और उनको पता चले आपके बारे में कि क्या है। अब ओवर द इयर्स क्या हुआ है, सोशल मीडिया भी हो गया है, सोशल मीडिया का एडवेंट आया है, तो इतनी पेनिट्रेशन हो गई है, सब सोशल मीडिया पे देख सकते हैं, आपका चिट्ठा वट्ठा सब सोशल मीडिया पे है, और आप डाल भी रहे हो। यू आर ऑल्सो नॉट हेसिटेटिंग यार कि मैं डालूं या नहीं डालूं। तो ये पीआर जो है ना, अब वो ट्रेडिशनल पीआर रहा ही नहीं है। अब पीआर जो है ब्रांड, आपकी पर्सनल ब्रांडिंग बन गया है। और उसके लिए ना आप खुद सबसे बड़े स्टेक होल्डर हो, ना कि वो एजेंसी जो आपके लिए काम करती है। क्योंकि अब जो आप कर रहे हो, पीपल वांट टू फॉलो दैट। वो नहीं देखना चाहते आपने आर्टिकल में कहा एक स्क्रिप्टेड सा कुछ आंसर लिखा है, कुछ दिया है। वो रियल यू देखना चाहते हैं। वो देखना चाहते हैं आप क्या कर रहे हो, आप कैसे हो, आप क्या सोचते हो, आप कैसे कंटेंट बना रहे हो, आप कैसे एक कंपनी रन करते हो, अगर आप एंटरप्रेन्योर हो, आप कैसे अपना प्रोफेशन चलाते हो, वो आपसे जानना चाहते हैं। तो ये भी एक पीआर का ही पार्ट है, मैं कहूंगी, अगर आप पूरा अम्ब्रेला पीआर का देखो। बट अब ये ट्रेडिशनल पीआर जो होता है वो आउट ऑफ द गेम है। तो अगर आपको करना है, पीआर हैज टेकन द रोल ऑफ पर्सनल ब्रांडिंग और ब्रांडिंग। आई वुड से पीआर भी लोग दोनों चीजों के लिए करते थे, कॉर्पोरेट पीआर भी होता था और पर्सनल पीआर भी होता था। तो दोनों चीजें अभी भी अलाइव हैं, पर दोनों चीजों में अब रियलनेस ऑफ ब्रांडिंग ज्यादा आ गई है, रादर देन आप पीआरिश वाले आंसर देखो। जैसे अब मैं आपको बताऊं, एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था चेन्नई में, जिस लड़की ने जो ईएमआई में काम करती थी, एंड शी कमिटेड सुसाइड, क्योंकि
आई थिंक बहुत वर्क का आज का प्रेशर था, उसकी मदर ने लेटर लिखा। अब उसकी मदर ने लेटर लिखा सीईओ को या वो इंडिया हेड को, और उसका एक पीआर रिस्पॉन्स आया कि आई एम सॉरी, वेरी वेरी हर्ट टू हियर अबाउट दिस, वी वांटेड टू बी कुछ भी, मतलब उसने एक बहुत ही पीआरिश रिप्लाई था। नोबडी रिलेटेड टू दैट, सबने उसी को वापस ट्रोल किया, सबने यही कहा कि यार इतना इमोशनलेस हो सकता है कोई कंपनी। तो क्या यहाँ पे क्या हुआ पीआर का रोल? कुछ भी नहीं हुआ। तो यहाँ पे अगर वो पर्सनली अपोलोजाइज कर देते तो शायद आई एम नॉट सेइंग कि वो लॉस कभी भर सकता है, बट आई एम सेइंग उस दूसरी साइड के बंदे को वो इमोशन समझ आ सकता था या वो इमोशन से कनेक्ट कर सकती थी। तो यहाँ पे वही बात है कि उन्होंने अपनी पर्सनल टच छोड़ दी, एंड दिस इज व्हाट पीआर इज लूजिंग। अगर पीआर में पर्सनल टच नहीं डालोगे तो पीआर इज यूजलेस। अगर पीआर करना है तो पर्सनल टच चाहिए, ब्रांडिंग चाहिए, रियलनेस चाहिए। उसको आप पर्सनल ब्रांडिंग कह लो, पीआर कह लो, मार्केटिंग कह लो, कुछ भी कह लो, वर्ड्स आप कुछ भी डाल लो, बट इट हैज टू बी पर्सनल, वेरी सिंपल। ओके ग्रेट मैम। सो अगर हम बात कर रहे हैं पर्सनल ब्रांडिंग को लेके, सो बहुत सारे क्रिएटर को आपने देखा होगा इंटरनेट पे, काफ़ी यूट्यूबर को, जिसमें कि बीबी की वाइन्स। सो क्या आपको लगता है या उन्होंने अपना पीआर और पर्सनल ब्रांडिंग इम्प्रूव किया? आज वो यूट्यूबर नहीं है, सेलिब्रिटी है। बिल्कुल। अमित बदाना है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यूट्यूब से शुरू किया और आज एक बहुत महंगे ब्रांड है। बिल्कुल राइट। तो क्या आप उसमें राइट स्ट्रेटजी मानती हैं? और मानती हैं तो जितने भी यूट्यूब पे लोग हैं जो सर्टेन लेवल को क्वालिफाई कर चुके हैं, उनको क्या करना चाहिए? देखो, आई थिंक इसमें दो चीजें। एक तो डेफिनेटली एक स्ट्रैटेजी, ग्रोथ स्ट्रैटेजी, कि इसके बाद क्या मैं सिर्फ यूट्यूब ही करता रहूंगा, क्या मैं यूट्यूब पे ही वीडियोस और कोलैब्स और ये सब करूंगा, तो इसके बाद क्या? सो देयर वाज अ नेक्स्ट स्टेप जो लेना पड़ता है, या जो लेना चाहता है वो सोचेगा उस बारे में। सो देयर इज अ थॉट आउट स्ट्रैटेजी कि वो नेक्स्ट स्टेप में क्या ले सकता हूँ। क्या मैं एड्स में जाऊँ, क्या मैं फिल्म्स में जाऊँ, क्या मैं उसको क्या कहते हैं ओटीटी पे जाऊँ। एंड ओटीटी खुल गया तो वो एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है। दूसरी चीज है कि उनमें एक भूख है, रिस्क टेकिंग एबिलिटी है। वो नहीं होगी तो आप यूट्यूब छोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि आप इतने ज्यादा अपने यूट्यूब को पकड़ के बैठते हो कि यार कंफर्ट भी नहीं, और आपको डर लगता है यार मेरे फॉलोअर कम हो जाएंगे, मेरा कंटेंट नहीं डलेगा तो ये सब्सक्राइबर चला जाएगा। हम इतने ऑब्सेस्ड हो जाते हैं अपने यूट्यूब के एनालिटिक्स से कि हम वो रिस्क लेना चाहते ही नहीं है। तो वो रिस्क टेकिंग एबिलिटी भी आप में होनी चाहिए। और थर्ड एक होना चाहिए आप में वो एक्यूमेन भी होना चाहिए, वो सोच भी होनी चाहिए ना। पता चले आपको रिस्क तो लेना आता है, आप दबंग बहुत हो, पर सोच नहीं यार पता नहीं करना क्या है। तो ये तीन का जब तक कॉम्बिनेशन नहीं होगा, आप नेक्स्ट लेवल ग्रोथ करोगे कैसे? तो डेफिनेटली स्ट्रैटेजी तो चाहिए, क्योंकि आप कोई भी छोटी कंपनी भी देखो वो ग्रोथ स्ट्रैटेजी से ही करती है। उनको एक 5 ईयर प्लान बनाना पड़ता है कि पहले साल हम ऐसे करेंगे, दूसरे साल हम ऐसे करेंगे, और 5वें साल मैं ये रिस्क लेकर ये करूंगा, ये एक्विजिशन करूंगा। एक स्ट्रैटेजी चाहिए होती है। आप बिना उसके नहीं चल सकते कि यार चल पड़ते हैं, वो थोड़ा पहले चल जाता है, आगे चल के हेल्प नहीं करता है। तो स्ट्रैटेजी डेफिनेटली उन्होंने सोचा कि यार आई वांट टू बी अ बिगर ब्रांड, आई वांट टू बी अ बिगर सेलिब्रिटी, आई वांट टू बी अ पर्सन नोन टू, मतलब मैं एकदम रूट लेवल पे सबके पास जाना चाहता हूँ, तो मेरे पास क्या माध्यम है? तो उन्होंने कहा कि मैं आई वांट टू डू दिस सीरीज और मैं ओटीटी पे जाऊँगा। अब भले ही कोई प्रोड्यूस करे ना करे, मैं प्रोड्यूस कर दूंगा। तो उन्होंने वो रिस्क भी लिया कि अगर कोई मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता तो मैं कर दूंगा, क्योंकि मुझे तो ये करना है, मतलब मेरे में फतूर है। सो दैट्स हाउ ही बिकेम भुवन बान, एंड ही इज अ ब्रांड दैट पीपल लुक अप टू नाउ। ऐसे ही आशीष बडाना के साथ भी हुआ, उन्होंने भी स्ट्रैटेजी करी, उन्होंने भी एक नेक्स्ट लेवल ग्रोथ की, एक उनके पास अपॉर्चुनिटी आई, उन्होंने वो करने की कोशिश करी। एंड सिमिलरली उनके पास वो दिमाग भी था कि कैसे करें। कुछ ऐसे बहुत यूट्यूबर्स, अब मैं नाम नहीं लूंगी, जो बहुत अच्छी फॉलोइंग पे, मैं कहती हूँ यूट्यूब में आप 5 मिलियन से ऊपर हैं तो आपकी काफी अच्छी एक फॉलोइंग है, मतलब एक आपका लॉयल्टी है। और जो 5-7 मिलियन से ऊपर है, पर उन्होंने कभी उस ग्रोथ को आगे बढ़ाने का सोचा ही नहीं। आप वही चीजें कर रहे हो जो दूसरे करे। आई एम नॉट सेइंग री इन्वेंट द व्हील, मत करो। आई एम ऑल्सो नॉट वेरी फॉर री इन्वेंटिंग द व्हील। आप कोई कॉपीड चीज भी अच्छे से अपने अंदाज में कर सकते हो, दैट्स ओके, इंस्पिरेशन आप लो, बट वो भी नहीं करना चाहते हैं। मतलब दे आर सो स्कैर्ड कि हम अपने रेगुलर ये छोड़ देंगे तो हमारी ऑडियंस चली जाएगी। तो आप थोड़ा तो एक्सपेरिमेंट करो, थोड़ा तो देखो कि कहाँ क्या हो सकता है। अगर आप लैक ऑफ डूइंग एनी एक्सपेरिमेंट इज योर बिगेस्ट ग्रोथ हैम्पर, जो अभी काफ़ी यूट्यूबर्स को मुझे लगता है रोक रहा है। अब देखो कितने मिलियन वाले यूट्यूबर्स हैं, पर उनकी एंगेजमेंट नहीं है, स्ट्रगल कर रहे हैं, 10,000 व्यूज नहीं आ रहे उनके। क्यों नहीं आ रहे?
आप सेम चीज बार बार कर रहे हो और आप उसको छोड़ना नहीं चाहते क्योंकि आप कंफर्टेबल हो गए हो और अब आप मेरा दिमाग नहीं लग रहा कि अलग क्या करूं. बहुत सिंपल सी बात है भाई. ये यूट्यूबर समझे नहीं समझे, अच्छा लगे नहीं लगे, बट मैं इतने लोगों को दे डोंट नो कि अगला क्या करें. अब पॉडकास्ट चल रहे हैं तो बहुत यूट्यूबर्स कह रहे हैं चलो पॉडकास्ट कर लेते हैं, पर उसमें भी स्ट्रैटेजी कोई नहीं उनके पास कि आप इस पॉडकास्ट से क्या करना चाहते हो, क्या कोई नीश बिल्ड करना चाहते हो, क्या कोई और तरीके की ब्रांडिंग करना चाहते हो, क्या हम उसको डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं कि अगर चंदन जी ऐसे कर रहे हैं, समृति ऐसे कर रही है, ये ऐसे कर रहे हैं, तो मैं क्या इसको बिल्कुल अलग तरीके से कर सकता हूँ. वहाँ तक भी थॉट नहीं जा रहा है. तो ये प्रॉब्लम हो रही है कि आप इतने कंप्लेसेंट और कंफर्ट जोन में आ चुके हो कि आप वो स्ट्रगल ही नहीं कर रहे हो, कि वो भूख नहीं हो रही है कि मैं अब कुछ रिस्क लेके कुछ अलग ट्राई करूं. ओके, राइट मैम. अच्छा, आज अभी भी जो लोग हैं जो यूट्यूब पे आना चाहते हैं, यूट्यूब पे हैं, उनको कंटेंट का उतना सेंस नहीं है. मैं देखता हूँ कि कुछ लोग टेक की वीडियो बना रहे हैं तो उन्होंने देखा कोई न्यूज़ है तो उसकी वीडियो बना दिया या ब्लॉग कर दिया कि वीलॉग चल रहा है तो वीलॉग कर लेते हैं. ठीक है. मतलब कोई स्ट्रैटेजी नहीं है. एक दो वीडियो उनकी चल जाती है मान लीजिए, बट और आगे वो स्ट्रगल करते हैं. तो कंटेंट कितना इम्पॉर्टेंट है किसी भी क्रिएटर के लिए, क्योंकि आप एक्सपर्ट हैं उसकी. सो मैं चाहूँगा कि आप कुछ ऐसे एडवाइस दें कि लोगों को थोड़ा सा वो अपने थॉट्स को और एक्शन को वैलिडेट कर पाए. देखो, कंटेंट कितना इम्पोर्टेंट है ये सवाल ही बहुत इम्पोर्टेंट है. Okay. क्योंकि पूरी दुनिया कंटेंट पे चल रही है आजकल. तो ये इतना इम्पोर्टेंट है, अगर किसी बिजनेस को चलना है तो वो कंटेंट पे चल रहा है. Okay. अगर किसी क्रिएटर को चलना है तो वो कंटेंट पे चल रहा है. सो कंटेंट इज द ओनली मार्केटिंग दैट इज लेफ्ट. और कोई मार्केटिंग ही नहीं है अब यू नो इन दिस होल ब्रांडिंग यूनिवर्स. तो कंटेंट कितना इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. दूसरी चीज़ जो आपने कही कि लोग बिना स्ट्रैटेजी के इसमें आ जाते हैं. देखो, जो नया होता है ना, मुझे नहीं लगता वो इतनी स्ट्रैटेजाइजिंग कर सकता है, एंड हमें एक्सपेक्ट भी नहीं करनी चाहिए. ओके. बट अभी क्या है कि इतनी इसमें भेड़चाल हो गई है, इतने लोग ऑलरेडी कंटेंट क्रिएशन में, कि आप बिना थॉट के नहीं आ सकते. क्योंकि अब ये ऐसा नहीं कि आप अर्ली एंट्रेंट हो, आप लेट एंट्रेंट हो इस फील्ड में. राइट. तो जब आप लेट एंट्रेंट हो कंटेंट क्रिएशन में, तो आपको कुछ तो डिफरेंट लेके आना पड़ेगा. भले या वो आपके बोलने के तरीके में हो, या वो आपके वीडियो के तरीके में हो, या आप किस नीश में कंटेंट बना रहे हो, बट देयर हैज टू बी समथिंग डिफरेंट. क्योंकि सेम चीज करने वाले शायद 100 में से 10 लोग चल पाएंगे, 90 नहीं चल पाएंगे. तो आप वो 10 बनना चाहते हो तो कुछ ऐसा थॉट तो आपको लाना पड़ेगा. वो आपको अगर लाना है तो आपको 3-4 चीज़ें सोचनी पड़ेंगी. कि पहली चीज़ कि मुझे क्या आता है, क्या मुझे टेक आता है, क्या मुझे पर्सनल ब्रांडिंग आती है, क्या मुझे कुकिंग आती है, क्या मुझे कुछ अगर मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, क्या मुझे पैनल्स बनाने आते हैं, क्या मुझे कॉफ़ी अच्छी बनानी. मतलब यू हैव टू थिंक कि आपको क्या आता है. ओके. जब आपको ये समझ आ जाए कि यार ये मुझे आता है, इस पे मैं स्टार्ट कर सकता हूँ. क्या वो पैशन से भी कनेक्ट होना चाहिए? हो सकता है. ओके. कुछ भी हो सकता है. ठीक है. जिसमें आपको लगता है आप, आई विल कम टू द थर्ड पॉइंट ये इसमें जब आएगा. दूसरा ये होता है कि क्या ऑडियंस चाहती है. तो क्या आपका क्लाइंट चाहता है. अगर मैं कहूँ आपका जो क्लाइंट चाहता होगा आप वैसा ही प्रोडक्ट बनाओगे, राइट. तो मैं अगर मेरे को पता है कि ये मुझे आता है, मुझे ये फाइंड आउट करना है कि क्या ऑडियंस भी ये चाहती है. ठीक है. तो क्या आता है, क्या ये बाजार चाहता है. इट्स दैट हाउ वी से. राइट. और तीसरी चीज़ है कि क्या ये आपको भाता भी है. इन द सेंस आपने कहा क्या है, पैशन से रिलेटेड हो सकता है. तो जो आपको आता है, नॉट नेसेसरली आप उसको 15 साल कर सको एज अ कंटेंट क्रिएटर, या 10 साल कर सको. मैं तो बहुत लंबी टाइमलाइन बोल दी, 5 साल कर सको. तो आपको वो आना भी चाहिए और भाना भी चाहिए. यू शुड लाइक इट ऑल्सो. मुझे बहुत सारी चीज़ें आती हैं, पर मुझे लाइक सिर्फ 4 चीज़ें हैं. तो मैं वो 4 चीज़ों को साथ पहले स्टार्ट करूँगी, नॉट कि वो बाकी की 6 जो मुझे आती हैं. तो ये तीनों का ना एक वो है, एक सर्कल है, जो कहते हैं इसको ट्रिनिटी है. ट्रिनिटी है जो पूरी होनी चाहिए. तो आपको वो चीज़ आनी भी चाहिए, आपको वो चीज़ भानी भी चाहिए, और आपके इवेंचुअली व्यूअर्स को वो चीज़ चाहनी भी चाहिए. ओके. राइट. सो ये 3 चीज़ें जब होंगी तो कंटेंट में मज़ा आएगा थोड़ा सा. ओके. तो जब आप ये कर लेते हैं तो देन यू कैन स्टार्ट मेकिंग कंटेंट. एंड फिर आप देखिए शुरुआत में तो आप बहुत ही टेस्टिंग फेज में होते हैं, पर जब आप 2-2.5 महीने कंटेंट कर लेते हैं तब आपको समझ आने लग जाता है कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा. आइडियल टाइम आप क्या देती, क्या बेबी स्टेप होना चाहिए? 3 महीने
हाँ, मिनिमम 3 महीने। अच्छा, 3 महीने उनको लॉयल्टी के साथ एटलीस्ट एक देखो प्लेटफॉर्म 100 डे साइकिल तो लेके चलनी चाहिए। ओके 100 डे साइकिल इज अ लिटिल अबव 3 मंथ्स। ठीक है तो 100 डे साइकिल में आपको पूरे डिसिप्लिन शिद्दत के साथ कंटेंट क्रिएशन करनी है। भले उससे पहले थोड़ी सी आप प्रैक्टिसेस कर लो। आप मैं ऐसे डालूंगा क्योंकि ओवर द 3 मंथ्स भी आप सीखते हो। तो इट्स ओके जब तक आप ठीक ठाक वीडियो कर रहे हो, कुछ कंटेंट के चेकलिस्ट्स आप कर रहे हो, क्योंकि क्या वायरल हो जाए देखो वो किसी को नहीं पता होता। वो तो इवन एक आज के कंटेंट time एक्सपर्ट में। भी नहीं पता होता कि क्या वायरल हो राइट जाएगा। राइट हाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो आप एटलीस्ट मेक श्योर करते हो कि यार ये चीज़ें ठीक हो। तो अगर आप वो चेकलिस्ट को सही तरीके से कर रहे हो और अपने व्यूअर को आप देख रहे हो कि मंथ ऑन मंथ मुझे वो ट्रैक्शन मिल रहा है फॉर 100 डेज, देन 100 डेज बाद डिसाइड कर लो भाई अब यही करना है, ओके ये फील्ड करनी है या ये टॉपिक्स करने हैं। क्योंकि पिवट आप करते ही रहोगे। आप एक चीज़ को 5 साल नहीं चला सकते, 2 साल नहीं चला। ऑडियंस ही चेंज हो जाती है भाई। हाँ ऑडियंस के टेस्ट चेंज हो जाते हैं, प्रेफरेंसेस चेंज हो जाती है, ट्रेंड्स चेंज हो जाते हैं। तो आप अपनी नीश को 1 साल चला लो, बहुत बड़ी बात है। हाँ फिर ये टाइम टू टाइम हमें अपडेट करना बिल्कुल है। आपको पिवट करना ही पड़ता है। अब वो पिवट कितना उस नीश से क्लोजर करो, उसके साथ करो। तो ये तो एक देखो कांस्टेंट जर्नी है एक कंटेंट क्रिएटर की। जो पिवट नहीं कर पाते, जैसे आपने कहा, फिर वो स्ट्रगल करते हैं। तो ये करना ही पड़ेगा क्योंकि ऑडियंस इतनी जल्दी वो बदल जाता है उनके माइंडसेट्स ना। तो आप कैसे करोगे? प्रॉब्लम ये आप ऑडियंस के साथ बात तो कर नहीं सकते यहाँ पे, पर आपको वो दिखाता है इन योर व्यूज एंड एंगेजमेंट। तो आपको उसे समझ आना चाहिए मेरी एवरेज व्यू ड्यूरेशन यार कम होती जा रही, कम होती जा रही, क्यों कम होती जा हाँ रही है? यूट्यूब खुद हमें बता रहा है कि आप किस हाँ, डायरेक्शन में जा रहे हो बिल्कुल। और आपका एक पैटर्न क्या है और क्या आपको इम्प्रूव करना है। आपकी मैंने कल एक वीडियो देखी, शॉर्ट वीडियो। उस शॉर्ट वीडियो को देख के ऐसा लगा कि आपने प्रॉपर स्टडी, स्ट्रेटजी, प्लानिंग, प्लॉटिंग और उस शॉर्ट के लिए भी आपने कंटेंट लिखा होगा कि आपका स्टार्टिंग का 10 सेकंड कैसे होना चाहिए, 20 सेकंड कैसे होना चाहिए, एंडिंग कैसे करेंगे। बिल्कुल। सो क्या सही में आपने पूरा ये प्लान किया? देखो क्योंकि मैं भी मतलब मैं थोड़ा थॉट प्रोसेस के साथ चलती हूँ, क्योंकि मैं कंटेंट लोगों को हेल्प करती हूँ ना करने में। अगर वो नहीं करती तो शायद मैं रैंडम बना लेती शॉर्ट्स, विच इज़ नॉट बैड। वो स्ट्रैटेजी गलत नहीं है, वो बस मैं नहीं कर सकती मुझे लगता है। तो मेरे को एक सोचना पड़ता है कि यार ये क्या हुक होगा जो मैं एटलीस्ट ये बोलूँगी तो ऑडियंस हुक होके कम से कम मेरे अगले 20 सेकंड तो देखेगी। फिर मेरे पे है मैं उस 20 सेकंड में उनको क्या देती हूँ कि वो बाकी के 30 मतलब 10 सेकंड या 15 सेकंड देखे कि नहीं देखे। तो पहला 10 सेकंड में मैं थोड़ा थॉट ज़रूर डालती हूँ ताकि कोई मुझे स्वाइप अप ना कर दे। तो इसी वीडियो को हम लेते हैं और अब आप ये वीडियो मान लीजिए बना रही हैं, मुझे बिहाइंड द सीन आप समझाइए। उस वक्त आपने क्या आपने सोचा कौन सी वीडियो कि देखी? हुक कहाँ डालना है, जहां आपने पर्सनल ब्रांडिंग की बात की है? तो 4 पीस वाली वीडियो थी या हाँ, इंटरव्यू सेवर वाली थी? पीस। 4 पीस वाली वीडियो थी, ठीक है। तो मैं जब लिख रही थी तो मैं यूजुअली सोचती हूँ कि बंदा पर्सनल ब्रांडिंग जब बोलता है क्या है, तो हम सोचते हैं क्या है, अपने आप को थोड़ा ऐसे यूट्यूब पे करना वो करना। तो लोग सोचते हैं कि पर्सनल ब्रांडिंग में पर्सनल सब कुछ करेंगे तो वो ब्रांडिंग है, अपने आप को ओवर द टॉप दिखाएंगे तो वो ब्रांडिंग है। तो मेरा ये आइडिया था कि पर्सनल ब्रांडिंग में सिर्फ एक पी नहीं है, 5 पीस है। पर्सनल तो सबसे बाद का पी है, पहले ये 5 पी समझ लो या 4 पी समझ लो, ठीक है। 5वां आपका पर्सनल है। तो अब वो 4 पी क्यों सोचे? वो 4 मैंने कुछ ऐसे वर्ड सोचे जो 4 पी से मैच कर जाए, तो थोड़ा हुक हो जाता है, बंदे को इजीली रिमेम्बर्ड रहते हैं। यही ये 4 पी की जगह एक पी होता है, एक एस होता है, एक टी होता है, एक यू होता है, तो बंदे को शायद वर्ड्स नहीं रिमेम्बर रहते। तो 4 पी बोला तो बंदे के दिमाग में एक फॉर्मूला आ जाता है, यार 4 पी फॉर्मूला है कोई, ठीक है। तो जब वो 4 पी की बात की तो उसमें फिर प्रोग्रेशन, पर्सनल, ये सारी चीजें मैंने, परसिस्टेंस, ये सारी चीजें 4 डाल दी, 5 डाल दी। अब उसको भले ही वो ना याद ना रहे, उसको मेरा फॉर्मूला जरूर याद रहेगा, राइट। तो उसको ये याद रहेगा अगर रह जाए कि समृद्धि का 4 पी का फॉर्मूला है पर्सनल ब्रांडिंग का, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए उसका टेक अवे। तो अगर उसको यही याद रह गया, इट्स फाइन, मुझे नहीं, आई डोंट केयर उसको वो 4 पी में क्या है या वो 5वें पी में क्या था, वो सारे वर्ड्स याद रहे। वो मेरा ऑब्जेक्टिव था ही नहीं, क्योंकि एक बारी में वो हो ही नहीं सकता। तो बट अगर उसको इतना याद रह जाए कि यार इस कोच ने 4 पी का एक फॉर्मूला बताया था, बड़ा अच्छा था, चलो दोबारा ढूंढ लेता हूँ, दैट इज मेरा एम हो गया वहाँ पे। मतलब मेरे लिए वो एक इट्स अ विक्ट्री। तो वो थॉट के साथ मैं एक शॉर्ट बनाती हूँ कि टेक अवे जो हो ना, बंदा एक टेक अवे जरूर लेकर जाए। जरूरी नहीं वो पूरा शॉर्ट याद रखे, दैट्स नॉट द पॉइंट। बट अगर उस शॉर्ट में वो भले मेरी ओपनिंग की वो एक लाइन ही याद रखता है ना, जैसे एक मैंने एक शॉर्ट बनाया जिसमें था कि शाहरुख खान जैसी इंट्रोडक्शन देना चाहते हो ना, एंड फिर वो आता है कि राहुल नाम तो सुना होगा आपने, तो बंदा को उतना याद रह जाए, कोई बात नहीं।
तो देन आई से कि यार ये ना रियल लाइफ में नहीं चलती है, रियल लाइफ में ही चलती है, तो रियल लाइफ की इंट्रोडक्शन ऐसी होनी चाहिए। तो वो 10 सेकंड कम से कम आप मेरे अगले 20 तो देख ही लोगे, मुझे इतना थोड़ा सा यकीन है। तो जब वो अगले 20 देख लेगा तो मेरा फिर पर्पस सॉल्व हो जाता है। Okay. तो पॉइंट यही है कि शॉर्ट में आप उसको स्वाइप ना करने दो, बस उसको इतना मतलब आप उसको इतना बस हुक कर लो कि वो 10 सेकंड, वो जो फर्स्ट आपकी ओपनिंग है विच इज नॉट इवन 10 सेकंड्स, 5 सेकंड्स होती होगी, उसको देख के वो बस रुक जाए थोड़ी देर, और एटलीस्ट फिर आपके लॉन्ग वीडियो को भी सर्च करे। हाँ, कि वो कंटेंट इतना सॉलिड हो शॉर्ट का। किसी ने बोला था शॉर्ट आपका गेटवे होता है लॉन्ग वीडियो का। बिल्कुल बिल्कुल, कि आप अपने ऑडियंस को अपने लॉन्ग वीडियो तक लेके जाते हो क्योंकि आप कुछ वैल्यू डिलीवर कर रहे होते हो। वो ऐसा है ना, जब आप एक अच्छे से डिनर पे जाते हो, हाँ, तो पहले आपको अच्छे स्टार्टर मिलते हैं, हाँ। आप वो स्टार्टर खाते हो, फिर कहते हो यार स्टार्टर तो बड़े अच्छे थे, मेन कोर्स में ये Main जरूर ट्राई course में। करेंगे। बस यही है, वो आपने एक स्टार्टर दिया उसको, उसने वो एपेटाइजर लिया, उसको अगर अच्छा लगा तो वो कहेगा यार एक बार इसका मेन कोर्स देखता हूँ। Okay. फिर वो जब मेन कोर्स पे जाता है, अगर वहाँ उसको वैल्यू मिलेगी तो वो आपको सब्सक्राइब कर लेगा और आपके साथ स्टिक रहेगा। नहीं मिलेगी तो आपको शॉर्ट्स में ही देख के खुश हो जाएगा बस, फिर वो आपके पास वापस वहाँ नहीं आएगा। तो आपको अपनी मेन वीडियोस में तो देखो वैल्यू ज़्यादा देखना, हम शॉर्ट्स में बहुत वैल्यू नहीं देखते हैं कि वैल्यू ड्रिवन शॉर्ट्स हो, बट लॉन्ग वीडियोस हैव टू बी वैल्यू ड्रिवन। Okay. वो विदा वैल्यू के चलेंगी नहीं। ग्रेट। सो अगर आज आपको मैम अपना खुद का पीआर आउटसोर्स करना हो, मतलब 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गया या 1 लाख सब्सक्राइबर हो गया, और आपको अपना पीआर आउटसोर्स करना हो या करना हो, आप किस तरीके से करेंगे? मतलब अपने लिए। मैं तो कभी नहीं करूंगी आउटसोर्स, अच्छा, क्योंकि अगर मैंने outsource। आउटसोर्स कर दिया हाँ। तो मैं उनकी जान खा जाऊंगी। अच्छा, ठीक तो है। मैं तो बिल्कुल नहीं करने वाली। ओके, इन हाउस टीम होगी। मैं तो पूरा इन हाउस टीम को बिल्ड करूंगी, ठीक है। और मैं मतलब वर्क करूंगी मेरी स्ट्रेंथ्स पे क्या है। तो देखो आपकी जो स्ट्रेंथ है आपको उसी को शो करना चाहिए, आप अपने दूसरी चीज़ों को ऑब्वियसली थोड़ा पीछे डालते हो। तो मुझे पता है मेरी स्ट्रेंथ टॉकिंग है, मेरी स्ट्रेंथ वीडियोज़ है, मेरी स्ट्रेंथ सेशंस है, तो मैं अपनी टीम को बोलूँगी आप मुझे इसमें इनकरेज करो, इसमें मेरा चेहरा ज़्यादा दिखाओ, इसमें मुझे कहाँ जाना है बताओ, Okay. इसमें मुझे कैसी टॉपिक्स पे काम करना है मुझे ये बताओ, कहीं पे मुझे कोई टॉक्स देनी है वो बताओ, कोई विमेन फ्रंटेड चीज़ें हैं उसमें मुझे भेजो, तो मैं ऑब्वियसली उन चीज़ों में ज़्यादा काम करूँगी। और मेरे को मतलब बाकी जैसे चीज़ें जैसे आर्टिकल्स है या कुछ चीज़ें, उनमें मैं आई विल नॉट बी अ ग्रेट पर्सन टू ऐड वैल्यू बहुत ज़्यादा, तो वो चीज़ें मैं थोड़ी उनको पीछे ही रखूँगी। तो आई वुड लाइक टू बिल्ड समथिंग इन हाउस, बट पीआर एजेंसीज का एक फ़ायदा ये होता है जो इन हाउस में फ़ायदा नहीं हो पाता, विच इज़ कि उनका एक नेटवर्क अच्छा होता है और उनकी एक्सपर्टीज है इसमें। हाँ, देखो एक्सपर्टीज तो आप कोशिश करते हो आप अपनी टीम में बिल्ड कर लो, क्योंकि हाँ। मैं उस फील्ड की हूँ तो मैं कर सकती हूँ। राइट। पर अगर आप होते, लेट्स से आप एक हाँ। एंटरप्रेन्योर हो, आप उस फील्ड के एक्सपर्ट नहीं हो, Right. आप वो टीम नहीं बिल्ड कर पाओगे। तो somebody who is not from मीडिया, ब्रांडिंग, कम्युनिकेशन, उसके लिए कभी कभी अच्छा होता है कि वो आउटसोर्स कर दे, क्योंकि अब आउटसोर्स में आपको क्या देखना होता है कि क्या होता है कि कहना नहीं चाहिए बट काफ़ी हद तक पीआर एजेंसीज कभी कभी पागल बहुत अच्छे से बना देती है सबको। तो आपको क्या देखना है कि मुझे इस पीआर एजेंसी के साथ जाना है कि नहीं। देखो कॉस्ट सेकेंडरी है, मैं कहती हूँ अगर वो आपको वैल्यू उस हिसाब की दे देती है ना तो ये कॉस्ट उसके सामने कुछ नहीं है। तो आपको देखना है कि वो क्या आपको डिलीवर करके दे रही है, वो किस तरह के पब्लिकेशंस या मीडिया हाउसेस में आपको इंट्रोड्यूस करा रही है, किस तरह का उन्होंने प्लान बनाया है आपके लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वैसे ही प्लेन वनीला प्लान बनाया कि 2 आपको इंटरव्यू टाइम्स में दे देंगे, 2 आपको यहाँ दे देंगे, 1 आपको यहाँ दे देंगे, तो वो वनीला प्लान्स ना अब नहीं चलते हैं। अब मुझे पता है कि चंदन जी ये करते हैं तो चंदन जी का मतलब नेटवर्क इन्फ्लुएंसर्स के साथ होगा, तो क्या मैं उनको इन्फ्लुएंसर्स के साथ कुछ करवा सकती हूँ एज अ पीआर एक्सरसाइज? क्या मैं उनको ऐसे इवेंट्स पे लेके जा सकती हूँ जहाँ वो इन्फ्लुएंसर्स आते हों, ताकि चंदन दी बैठे अपना एक एक अपना स्पीच दें या अपने आप को बताएं और उनसे कनेक्ट कर। तो थिंकिंग एज पर योर प्रोफेशन एंड आपकी नीड के हिसाब से ऐसा कुछ पीआर प्लान कोई बनाए तो हम उस एजेंसी को ज़रूर चूज़ कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं आपको बहुत बड़ी एजेंसी के पास जाना है, बहुत छोटे लेवल से एजेंसी शुरू हो जाती है। एक बड़ा ब्रांड हमेशा बड़ी एजेंसी को ही चूज़ करेगा ऑब्वियसली, बट हम सारे बड़े ब्रांड नहीं हैं, तो हम एक छोटी एजेंसी को जिन्होंने खुद अपने हाथों से वो एजेंसी शुरू की हो, कुछ अभी 5-6 लोग हों, वो वैल्यू समझते हैं आपकी और आपके एज अ क्लाइंट, तो वो अपनी जी जान लगा देते हैं उसमें कि इसको हम वैल्यू दे सकें।
तो मुझे लगता है कि आप जब एजेंसी के पास जाओ, यू शुड बी वेरी क्लियर कि वो आपको क्या डिलीवरेबल्स में वैल्यू दे रही है. ओके. कम डिलीवरेबल्स इज ओके. ये मत बोलो यार मुझे 10 तो चाहिए ही चाहिए. क्यों चाहिए भाई? 10 वो नहीं दे सकती तेरे को 10. तो मुझे 10 चाहिए तो फिर 3-4 उसमें एवं भी ले लो ना. बट अगर वो कहती है हम आपको ये 3 चीजें करके देंगे और ये 3 चीजें ऐसी वैल्यू लाएंगी आपको, आई थिंक दैट्स द एजेंसी यू शुड गो फॉर. तो एक थॉट उधर भी बहुत इंपॉर्टेंट है. सिर्फ ये सोच के नहीं कि पीआर तो यार चलो 2 आर्टिकल प्रेस रिलीज आ गई, 2 आर्टिकल ऐसे आ गए, एक मीडिया कॉन्फ्रेंस हो गई. ये पीआर अब ये वाला स्ट्रैटेजी कभी नहीं चलने वाली है. ओके, ग्रेट मैम. पर्सनल ब्रांडिंग के बाद स्पेशली क्या क्या चेंजेस आते हैं? क्या उसके बिजनेस में, उसके पर्टिकुलर डोमेन में इम्पैक्ट दिखना शुरू होता है? क्या आउटफिट्स मैटर करते हैं? और किसी ने कहा है अगर आपको ब्रांड बनना है तो ट्रीट लाइक अ ब्रांड, बिहेव लाइक अ ब्रांड. अगर आप भले से 0 पे हो, 100 जाना है तो ये प्रैक्टिसेस आपको वैसे ही करने हैं. आपके फोटोग्राफ्स, आपके फ्लायर्स, आपकी वीडियोस, आपकी वेबसाइट, जो भी है जहाँ लोग हिट्स कर रहे हैं, सो दैट आपको वैसे ही वो जज कर पाएँ. सो किसी ने करा लिया, सो इससे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं? क्या बिजनेस ग्रो होता है सही में? देखो अभी आपने ना बहुत सारे क्वेश्चंस मिक्स किए एक में. तो मैं थोड़ा इसको बाइफर्केट करती हूँ. तो देखो पर्सनल ब्रांडिंग जो है आजकल तो जो रोल मॉडल्स बन रहे हैं वो तो ऐसे भी लोग हैं जो जीन्स एंड टी शर्ट्स में घूमते हैं. ठीक है. तो ऐसी बात नहीं है कि उनकी पर्सनालिटी नहीं है. तो पर्सनल ब्रांडिंग इज नॉट अबाउट वेयरिंग गुड क्लोथ्स, इट्स अबाउट बिल्डिंग योर पर्सनालिटी. ओके. यू कैन लुक गुड इन अ जीन्स एंड टी शर्ट ऑल्सो विच इज वेरी कैजुअल. और आजकल के बड़े जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं वो ऐसे ही ब्रांड बन रहे हैं. हाँ. बट हो सकता है वो आपको सूट ना करे. तो आपको अपने हिसाब से देखना है कि मेरी पर्सनालिटी पे क्या सूट करता है. ओके. क्या मेरी पर्सनालिटी पे एक ट्रेडिशनल आउटलुक ज़्यादा सूट करता है? क्या मेरी पर्सनालिटी पे कूल चिल जीन्स और ऐसा चीज़ सूट करती है? बट हाँ ये ज़रूर है कि पर्सनल ब्रांडिंग में ऑल दीज थिंग्स मैटर. ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है. कोई लोग कहते हैं ना यार क्या फ़र्क पड़ता है, मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं दिख रहा हूँ. इट्स ओके. हाँ आप वहाँ 1000 करोड़ के हो तो कोई नहीं आपको कहेगा कि आप ऐसे दिख रहे हो. बट पीठ पीछे लोग कहेंगे, सोचेंगे, विच इज इट्स अप टू यू. आप वो रेडी हो लेने के लिए तो इट्स ग्रेट. बट 90% जनता ऐसी नहीं है. दे वॉन्ट पीपल टू हैव अ गुड इम्प्रेशन. तो ठीक है, यू कैन ड्रेस अप वेल, नो प्रॉब्लम, बट सी वॉट सूट्स यू. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब आई कैनॉट लुक लाइक दीपिका पाडुकोन और मैं वो नहीं कर सकती वैसा लुक. तो मैं उसके पीछे ना भागूं तो बेटर है. पर मैं क्या अच्छा कर सकती हूँ, आई विल सी दैट. ओके. तो अटायर उस चीज़ में मैटर करता है. एंड नेक्स्ट पार्ट अगर आते हैं इम्पैक्ट पर. तो देखिए पर्सनल ब्रांडिंग का जो इम्पैक्ट है ना वो एक ही वर्ड है, अपॉर्चुनिटी. पर्सनल ब्रांडिंग आपके लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज़ खोल देता है. आप कह रहे हो बिजनेस ग्रोथ होती है, बिल्कुल होती है. आपके सामने एग्जाम्पल्स हैं. आप सबसे फेमस एग्जाम्पल तो शार्क टैंक वाले ही हैं. आप अमन गुप्ता जी को देख लो. उससे पहले आप जानते थे अमन गुप्ता कैसे दिखते हैं? बोट को आप शायद जानते होगे, मुझे नहीं पता. शायद. हाँ बट और एक हल्के ब्रांड में. हाँ कि ये थोड़ा सस्ता ब्रांड है. उसके बाद जब जैसे अमन गुप्ता आए उस प्लेटफॉर्म पे, बोट का जो सर्चेबिलिटी है वो, आप अगर उनका एक ग्राफ है ऑनलाइन आप देखोगे, अगर इंटरेस्ट गूगल इंटरेस्ट ग्राफ है, वो ऐसे से ना ऐसे गया है. वो कैसे हुआ? पर्सनल ब्रांडिंग से ही हुआ. उन्होंने खुद ही एडमिट किया कि उन्होंने अपने मार्केटिंग बजट्स बिल्कुल आधे कर दिए क्योंकि उनको जरूरत ही नहीं मार्केटिंग की, अपने आप हो रही है. लोग अपने आप ले रहे हैं बोट के प्रोडक्ट. एक डिसीजन वो शार्क टैंक. एक डिसीजन शार्क टैंक, वो एक डिसीजन था उनकी लाइफ का. और उन्होंने अपने आप को कैसे प्रोजेक्ट किया उधर, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है. अगर आप अपने आप को, क्योंकि सब बेनिफिट नहीं ले पाए. हाँ, और भी जजेस थे उसमें. बिल्कुल. आप अपने आप को अगर एरोगेंटली प्रेजेंट करोगे तो आपको शायद वो लाइकेबिलिटी नहीं आएगी. तो मतलब ये तो बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है. अब गजल अलग आई जब पिछले कुछ सीजन में, उसके बाद हुनासा की जो रेवेन्यू ग्रोथ हुई, क्योंकि उसके बाद ही वो सोशल मीडिया पे एक्टिव हुई. वो अपनी रील्स करने लगी. शी हैड अ बेबी एंड ऑल. उसके बाद वो आई एंड शी स्टार्टेड डूइंग हर रील्स. वो अपने पॉडकास्ट करने लगी, सब करने लगी सोशल मीडिया पे. पहले अगर करती भी होंगी तो किसी ने देखे नहीं होंगे. और जब उन्होंने अपनी सोशल मीडिया जर्नी स्टार्ट की, उनका 2019 का रेवेन्यू और आई थिंक अब 2023 के रेवेन्यू में ज़मीन आसमान का फ़र्क है. अब तो ऑब्वियसली देव गॉन इनटू एन IPO. तो ये सब कैसे हुआ? इम्पैक्ट ऑन बिजनेस ग्रोथ ही है. चलो ये बड़े लोग हैं, आपका ये छोड़ो यार, ये तो बड़े लोग हैं, इनको हम नहीं करते. छोटे लोगों का देख लेते हैं. मैं आपको कुछ छोटे एग्जांपल्स देती हूँ. मैं बहुत रिसेंटली एक फर्नीचर मैन्युफैक्चरर से मिली जो पुणे से है, अनश करके नाम है उनका.
वो इंस्टाग्राम पे फर्स्ट ऐसे एंटरप्रेन्योर हैं और हैंडीक्राफ्ट फर्नीचर ब्रांड है जो 1 मिलियन क्रॉस किया है, और उनकी सेल्स जितनी इंस्टाग्राम से आती हैं, अब लोग उनको इंस्टाग्राम से ही जानते वो हैं। क्या बॉडी वाले हैं क्या जो गोल्ड मतलब ज्यादा नहीं, थोड़े हाइट में छोटे हैं। गोल्ड वगैरह? अच्छा, नहीं ठीक बहुत ज्यादा नहीं, ओके, नहीं। ठीक है। तो ये तो हम में से आम आदमी किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं गए, किसी उस पे नहीं गए, सिर्फ उन्होंने पर्सनल ब्रांडिंग यूज की अपने प्रोडक्ट्स को और अपने ब्रांड को बेचने के लिए। तो ये एक पावर पर्सनल ब्रांडिंग की सीधा बिजनेस आउटपुट में आपको दिखी। एक बहुत फेमस एग्जांपल है अगेन, वो एक पारुल करके लड़की है जो निश हेयर चलाती है, जो आर्टिफिशियल हेयर वो वाला ब्रांड है। वो उनकी 70% सेल सिर्फ सोशल मीडिया से आती है, सिर्फ पर्सनल ब्रांडिंग से करके आती है। एंड हर बिजनेस इज डूइंग 150% जंप ईयर ऑन ईयर। तो मतलब आप देख रहे हो, तो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज ना क्या डोर खोल रही है पर्सनल ब्रांडिंग और सोशल मीडिया, आपको पता भी नहीं है कि आप किस लेवल तक जा सकते हो। और बस एक वो आपको अपॉर्चुनिटी चाहिए कि कहाँ आप शाइन कर सकते हो। एंड सिमिलरली उनके साथ भी आप देखो, मतलब मेरे पास तो इतने एग्जाम्पल्स हैं, मैं तक मतलब वो करती हूँ जो एंड शार्क टैंक वाले एग्जाम्पल्स तो बहुत ज़्यादा बाहर आते हैं। जैसे एक वो राजा रानी टेलर कोचिंग, ऐसे कोचिंग वाले हैं। किसने सोचा था आप टेलरिंग का कोर्स इंस्टाग्राम पे बेचोगे? दे आर टीचिंग हाउ टू कट ब्लाउज पैटर्न्स। हाँ, एंड उनके भी कुछ 2 मिलियन फॉलोअर्स हैं भाई, और ऑब्वियसली फॉलोअर्स से वो भी तो आता ही होगा, रेवेन्यू भी आता होगा, बिकॉज एवरीबडी नोज दिस सेलर कोर्स। तो मतलब आप अगर आपका बिजनेस इम्पैक्ट अमेजिंग, मतलब बियॉन्ड इमेजिनेबल हो सकता है, जस्ट यू नीड टू यूज इट राइटली। आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके का कंटेंट मैं बना रही हूँ, क्या लोगों को पसंद आ रहा है, और आपको उसमें थोड़ा डेडिकेशन देना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते यार चल कर लेंगे, अभी एक ये जाने देना, इसको इसमें से काट के डाल दे। वो देखो, अगर जितना आप उसमें पीछे हटोगे उतना ही आपका सेल्स भी पीछे हटेगी। Okay. और एड्स पे जीना है तो एड्स पे तो लोग जी सकते हैं, फिर आप करो इंस्टाग्राम एड्स दबा के और पैसे डालो, उसमें क्या है, आप अपना बढ़ाते रहो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। पर अगर ऑर्गेनिकली करना है तो दिमाग तो उसमें लगाना ही पड़ेगा। और ऐसे अभी तो मैंने आपको ब्रांड्स का बताया, ऐसी पर्सनल मतलब इंडिविजुअल्स हैं जो इतने बड़े बन गए हो, तो हम सारों के सामने आते ही हैं, वेदर दे आर नॉट इन्फ्लुएंसर्स और क्रिएटर्स, बट और भी अलग लोग हैं जो इतना कुछ करके बन गए। डॉली चाय वाला। अच्छा, एक नाम है फेसबुक पे जो बहुत एड्स आ रहे थे बट वो अच्छे ब्रांड है, अंकुर वारिको। हाँ। सो मैं भी एक दो एग्जाम्पल देता हूँ। उन्होंने यूट्यूब पे बहुत अच्छा किया, बट वो यूट्यूब पे नहीं थे और अच्छा ग्रो किया उन्होंने यूट्यूब पे, और यूथ के बीच में काफ़ी फेमस है। मैम, ये तो आपने अच्छी बातें बताई। बहुत पीआर के चक्कर में कभी कभी बहुत उल्टा भी पड़ जाता है, बहुत सारे ब्रांड के साथ हुआ भी, आप बहुत अच्छे से जानती हैं। सो क्या ध्यान देना है मुझे? मान लीजिए कि कोई किसी का फंड है, अब उसको लगता है चलो पीआर एबीपी न्यूज़ पे चलते हैं या ललन टॉप पे चलते हैं, और स्पीकर नहीं अच्छा या उसके कंटेंट में दम नहीं है। सो ऐसे लोगों के कैसे उनको सेल्फ एसेस करना चाहिए कि यार मुझे पीआर अब कराना है, या कितना कराना और कहाँ कराना है? हाँ देखो, वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि लोगों हर को जिसके पास पैसा होता है उसको लगता है यार मैं चलो ये करते हैं, बट नॉट नेसेसरी आप उसमें सक्सेसफुल हो पाओगे। तो सबसे पहली चीज असेसमेंट से ही शुरू होती है कि जैसे मैंने कहा मेरी क्या क्वालिटीज हैं जो मैं प्रोजेक्ट करना चाहूंगी। तो अगर देखो मेरी क्वालिटी स्पीकिंग नहीं है तो मैं वेट करूंगी टिल मैं उसको थोड़ा सा बेटर कर सकूं। मैं ये नहीं कह सकती कि यार कि आप बहुत ही परफेक्ट स्पीकर बन जाओगे, और पर आप उसको डेफिनेटली विद टाइम बेटर कर सकते हो। तो जब तक मैं उसको बेटर नहीं कर सकती तब तक मैं क्या करूं, तो मैं दूसरे मीडियम्स यूज करूंगी। क्या मैं लिंक्डइन, ट्विटर, एक्स, क्या मैं स्पॉटिफाई, क्या मैं ऑडियो वाले सॉर्ट ऑफ प्लेटफॉर्म्स यूज करूं, तो ताकि मैं एटलीस्ट लोगों की नजरों में या उनके जहन में रहूं। जैसे फॉर इंस्टेंस अब नॉट दैट के आनंद महिंद्रा अच्छा नहीं बोलते, पर वो कभी भी आपने उनको किसी वीडियो इंटरव्यू में देखा ही नहीं होगा, एंड ही इज ऑलवेज ऑन एक्स। तो जो वो लिखते हैं वहाँ पे वो ब्रांडिंग ही गजब है महिंद्रा की। मतलब महिंद्रा को कुछ करने की जरूरत नहीं, अगर आनंद महिंद्रा हर रोज एक ट्वीट डाल दें तो कोई एक इंटरेस्टिंग सी। तो आप ना ऑल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म्स थोड़ा ढूंढो कि आप पहले क्या कर सकते हो, एंड देन मैं वीडियो इंटरव्यूज में जाऊं या मैं ऐसे पॉडकास्ट में जाऊं। सेकेंडली आप एक और चीज़ कर सकते हो, आप ना अगर आपको वीडियो पे जाना ही है और आपको वो है कि यार मुझे दिखना है, मुझे करना है, तो आप कुछ मल्टी पर्सन टाइप ऑफ फॉर्मेट में जा सकते हो जिसमें पैनल हो, लेट्स से। तो आप अभी हम 1-on-1 कर रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें मुझे बोलनी पड़ेंगी, तो वो मेरे पे निर्भर है।
पर अगर मेरे साथ 3 लोग और हैं तो आप सबके साथ थोड़ा बात करोगे। तो मेरा जो टॉकिंग टाइम है 1-on-1 से और 1-on-3 में, ऑब्वियसली 1-on-3 में कम हो जाएगा। सपोर्टिव व्यू होगा। हाँ, और सपोर्टिव व्यू होगा। मैं कुछ कहूंगी, वो कहेंगे हाँ ये ठीक कह रही है, हमने ऐसे किया, हमने, तो आपको भी कॉन्फिडेंस आता है। तो जब आप कोलैबोरेट करते हो इंस्टेड ऑफ कम्पीट, यहाँ पे अभी हम सब एक दूसरे से कम्पीट करने में लगे हुए हैं कि यार इसको बुला लो, मैं इसके पॉडकास्ट पे चली जाती हूँ, मैं इसके, बट कहीं कहीं कोलैबोरेशन कभी कभी लोगों के लिए काम कर जाती है जिनका कॉन्फिडेंस इन स्पीकिंग इज नॉट दैट ग्रेट। आप ये नहीं चाहते ना कि आपकी इमेज ऐसे बने, यार ये तो बड़ा एंटरप्रेन्योर पर ये अच्छा नहीं बोलता, यू डोंट वांट पीपल टू से राइट। तो आप उस पर वर्क करो, देयर इज नो प्रॉब्लम। आप उस पर, जैसे आप अपने एंटरप्रेन्योरशिप के स्किल्स पे, अपने बिजनेस पे वर्क करते हो, यू वर्क ऑन योर सेल्फ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आपको पर्सनल ब्रांडिंग करनी ही नहीं है, दैट्स योर चॉइस, तो वो भी आपकी एक चॉइस है कि भाई मैं करना ही नहीं चाहता। अब श्रीधर वेम्बू भी हैं, आपने उनको, मतलब जोहो के फाउंडर हैं। अब जोहो इतना बड़ा ब्रांड बन चुका है, पर आपने उनको फाउंडर को कहीं देखा ही नहीं होगा, मतलब एट एनी बिग इवेंट्स और एनी बिग इंटरव्यूज, बहुत कम, हार्डली एक आध में कोई वो आते हैं, बट ही राइट्स एंड दैट्स हिज पर्सनल ब्रांड। सो आप चूज करो कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। फर्स्ट ऑलवेज प्ले ऑन योर स्ट्रेंथ एंड देन यू सी मार्केट में भी क्या चल रहा है, और अगर वो आपकी स्ट्रेंथ से मैच नहीं कर रहा है तो यू स्टार्ट बिल्डिंग दैट स्ट्रेंथ। उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आपको यू जस्ट नीड टू प्रैक्टिस। और क्या बड़ी बात है इसमें। ग्रेट मैम। पॉडकास्ट भी स्ट्रॉन्ग पीआर स्ट्रेटजी है? बिल्कुल है, क्यों नहीं है, क्योंकि आप अपने व्यूज रखते हो, आप एज अ एक्सपर्ट जाते हो कहीं, आपने मुझे बुलाया तो लोग भी मुझे एज एन एक्सपर्ट देखेंगे ना। लोग आप भी किसी को नहीं बुलाओगे जिसको कुछ पता ही नहीं है, तो आप भी अपनी रिसर्च करते हो गेस्ट्स में कि यार मैं उसको बुलाऊं जो वैल्यू दे सके मेरे कस्टमर को या मेरे व्यूअर्स को। तो अगर मैं उधर जा रही हूँ तो इट्स अ वेरी ग्रेट पीआर स्ट्रैटेजी फॉर मी, क्योंकि मेरा भी एक ब्रांड बनता है। आपके लिए भी बहुत अच्छी पीआर स्ट्रैटेजी, क्योंकि आप ऐसे लोगों को बुला रहे हो तो लोग आपके पॉडकास्ट में हर रोज देखना चाहेंगे कि यार इस हफ्ते कौन सा गेस्ट आ रहा है, इस हफ्ते कौन आ रहा है। सो इट्स अ ग्रेट ब्रांडिंग पीआर स्ट्रैटेजी फॉर बोथ पार्टीज, क्योंकि एक को हम एस्टैब्लिश कर रहे हैं एज एन एक्सपर्ट और एक को हम एस्टैब्लिश कर रहे हैं एज अ क्रिएटर जो नई चीजें ला रहा है। और क्या अभी ये ट्रेंडिंग है? अभी तो है, okay. पर मुझे लगता है कि अब इसका सैचुरेशन आएगा, okay. और अगले 1-1.5 साल में जो बहुत एवरेज पॉडकास्टर्स हैं वो बंद कर देंगे अपने पॉडकास्ट। आपको किस लेवल का पॉडकास्ट अच्छा लगता है? अगर आपको अपना 1 घंटा टाइम देना है, किस टाइप के पॉडकास्ट में आप अपना टाइम देती हैं, इन्वेस्ट करती हैं? देखो, बहुत सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। कुछ टॉपिक्स जो मुझे अच्छे लगते हैं, इंटरेस्ट करते हैं, जैसे मुझे हिस्ट्री में कुछ चीज़ें इंटरेस्ट करती हैं, कभी कभी मुझे बहुत ही मॉडर्न डे टॉपिक्स इंटरेस्ट करते हैं। कुछ कंटेंट पे हो तो मैं तो बहुत ही डेफिनेटली वो देखती हूँ, बट मॉडर्न डे टॉपिक्स ऑन रिलेशनशिप्स, ऑन हेल्थ इश्यूज एक्सेट्रा, थोड़ा मुझे है उसमें जानने में कि क्या हो रहा है, क्या इसमें साइंस में क्या हो रहा है। इन्फॉर्मेशन अच्छा लगता है मैम आपको या सोल्यूशन? देखो, दोनों चीजें ना। ओके। जब आप 1 घंटे का पॉडकास्ट कर रहे हो तो आई एम अज्यूमिंग आप उनसे सारी चीजें निकलवाओगे। आप इन्फॉर्मेशन भी निकलवाओगे, आप कुछ हद तक सोल्यूशंस भी निकलवाओगे। ऑब्वियसली कुछ सोल्यूशंस ऐसे होते हैं जो उस वक्त नहीं हो सकते, या दे कांट रियली से इट, बट एटलीस्ट ऐसी तो चीजें होती है जो पता ही नहीं होती हमको। तो वो वाव फैक्टर क्या होता है, अच्छा ये भी होता है। ऐसा ही शॉर्ट्स में होता है। जब आपको कोई ऐसा शॉर्ट दिख जाए जिसमें लिखे कि यार ये करने से आपकी लाइफ 10 टाइम्स कम हो गई, अच्छा मैं तो हर रोज करती हूँ, मतलब अभी तक तो पता नहीं कितनी कम हो गई होगी। सो इट गिव्स यू दैट थॉट, राइट? तो मुझे वो चीज़ अच्छी लगती है, मतलब आई लाइक दैट इन्फॉर्मेशन विच आई डोंट नो, दो आई डोंट नो हाउ मच आई रिमेंबर इट, बट मुझे वो इंट्रीगिंग लगता है कि मैं जानना चाहूँ एक बारे इस चीज, और स्पेशली जो टॉपिक्स आपको इंटरेस्ट करते हैं। तो अगर जैसे हिस्ट्री है या कुछ एनीथिंग वैदिक साइंस है या कुछ है, जो चीज़ें मैंने कभी पहले नहीं पढ़ी है, बहुत, आई वुड बी वेरी फ्रैंक, हमने पहले ये सब चीज़ें कहाँ पढ़ी थी, ये सब चीज़ें पॉडकास्ट के थ्रू हम ज़्यादा पढ़ने लगे हैं। भगवत गीता मैंने बहुत पहले, अभी थोड़ा टाइम पहले पढ़नी शुरू करी थी, और फिर पॉडकास्ट सुनने लगी उसके बारे में, तो मेरा और इंटरेस्ट जागा। तो ये चीज़ें हमारा इंटरेस्ट इन चीज़ों में और ज़्यादा जागरूक कर रही हैं। एंड इट्स ओनली बिकॉज एक्सपर्ट्स ऐसे हैं, वो एक्सपर्ट्स को हम कभी सुनते नहीं थे पहले, वो एक्सपर्ट्स हमें कहीं दिखते ही नहीं थे, हमें मिलते ही नहीं थे। पॉडकास्ट ने तो जैसे बहुत सारे एक्सपर्ट ऐसे आए हैं, बिल्कुल, और अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं मैम, और हम नहीं जानते उनको, क्या डेप्थ नॉलेज है। जैसे ओटीटी ने दुनिया बदल दी स्टार्स की, मतलब फिल्मों को कोई देखना नहीं चाहता था एक टाइम पे, अभी सब ओटीटी की वेट कर रहे होते हैं। पंकज त्रिपाठी जहाँ सपोर्टिंग रोल किया करते थे, आजकल वो तो ओटीटी के अमिताभ बच्चन है। तो ओटीटी ने तो इतना एक पूरा गैमेट खोल दिया नए स्टार्स के लिए, ऐसे ही पॉडकास्ट ने गैमेट खोल दिया है आपको एक्सपर्ट्स के द्वारा इन्फॉर्मेशन देने के लिए, और आई थिंक इट्स अ वेरी गुड ट्रेंड। पर जो पॉडकास्टर्स सिर्फ व्यूज़ के लिए
अभी खेल रहे हैं, देखो सब खेलते हैं व्यूज़ के लिए, बट जो कोई वैल्यू ढंग की नहीं दे पा रहे ना, मतलब मैंने बहुत पॉडकास्टर जो अब सिर्फ भूत पिशाच और उस पे प्रेत आत्माओं पे चल रहे हैं, या पैसों की बात करेंगे, या सिर्फ कि आप कमा हाँ है। इतने जल्दी इतने कैसे बन हाँ, सकते हैं, इतने जल्दी हाँ, इतने कैसे हाँ, बन सकते हैं, वो शॉर्ट लिव्ड है, वो अभी चल जाएंगे, बट ये 1-1.5 साल में ये सारी छटाई हो जाएगी। Okay. और देन पीपल हु हैव सम वैल्यू विल स्टे, नॉट नेसेसरी कि उनके सब्सक्राइबर्स ज़्यादा हो या कम हो, इट डजंट मैटर। ओके, सो आपने कहा कि जब हम पॉडकास्ट में आते हैं, वीडियो में आते हैं, तो हो सकता है हम रियल अपने से रूबरू हों कि मैं कौन हूँ, मैं इतना अच्छा हूँ या मैं इतना बुरा बोलता हूँ, मतलब सही में इतना अच्छा लगता हूँ, बहुत सारी चीज़ें नई आपके बारे में पता चलती हैं। आप वीडियो के लिए टेलीप्रॉम्प्टर भी यूज़ किया है आपने जी और अभी आप रॉ डिस्कशन भी करती हैं, जी राइट, जहाँ पे हम सेशन करते हैं, आपको नहीं पता है कि सवाल क्या होंगे। टेलीप्रॉम्प्टर वाला वीडियो और ये वाला वीडियो जो अपना दोनों देखती हैं, किसमें आपको बहुत मज़ा आता है और रियल समझ में आता है यस ये कुछ ऐसा टैलेंट था जो शायद मैं मिस कर रही थी? देखो पहले जब मुझे पॉडकास्ट वाली पहला इनवाइट आया, लेट मी पुट इट दैट वे, तो मुझे थोड़ा डर लगा। मुझे लगा कि यार ऐसा कुछ पूछ लिया जो नहीं आता हो तो क्या बोलूँ, चलो मैं बोल सकती हूँ कट कट मैं अभी देखती हूँ, पर वो क्या सोचेंगे। तो ये ना थॉट आया मुझे भी, क्योंकि टेलीप्रॉम्प्टर वही आपका, टेलीप्रॉम्प्टर इज योर कंफर्ट जोन, आपको सामने दिख रहा है, आपने ही लिखा है, आप पढ़ सकते हो, क्या गलती होगी, कुछ नहीं होगी, थोड़े वर्ड्स इधर उधर हो जाएंगे, स्ट्रेट बोलना है। हाँ, तो टेलीप्रॉम्प्टर इज लाइक योर कंफर्ट जोन एंड इट्स वन वे। इट्स वन वे। हाँ, पॉडकास्ट थोड़ा आपके कंफर्ट से बाहर हो जाता है जब आप पहली बार करते हो या whatever। मेरे साथ मेरे को ये डर था। एंड इमेजिन आई हैव बीन डूइंग सो मेनी वीडियोस, फिर भी पहले पॉडकास्ट में मेरे को डर हुआ, मेरे को ये थॉट आया, तो मुझे ये लगा यार ऐसा कुछ पूछ लिया जो नहीं आता हो, फिर क्या करूंगी, क्या जवाब दूंगी, व्हाट इफ अच्छा जवाब नहीं दे पाई, व्हाट इफ ऑडियंस को नई वैल्यू मिले, बहुत चीज़ें होती है। तो पर फ्रैंकली स्पीकिंग चंदन सर, मेरे को ये फॉर्मेट में मज़ा आने लगा, क्योंकि आप बात कर रहे हो, आप लड़ भी सकते हो, आपसे भी कुछ सीखूंगी मैं अभी, ठीक है, तो ये एक बड़ी 2-वे लर्निंग होगी। और हमेशा ना देखो, जब कोई बात करने वाला होता है ना, तो हमेशा कॉन्वर्सेशन इंटरेस्टिंग होती है। जब मोनोलॉग होता है, जैसे मैं 10 साल जर्नलिज्म किया है मैंने, तो मैं एंकरिंग करती थी, तो स्टूडियो में तो मैं तो टेलीप्रॉम्प्टर मास्टर हूँ, अब हम स्टूडियो में सिर्फ टेलीप्रॉम्प्टर ही देख के बोलते थे न्यूज़। तो वो टेलीप्रॉम्प्टर देख के ऐसा लगता था फिर मेरी जिंदगी में यही है, इसके अलावा कोई मिलेगा ही नहीं मुझे बात करने को, जब तक कोई इंटरव्यूज नहीं होते थे या कुछ नहीं होता था। बट 80% ऑफ द टाइम इट्स टेलीप्रॉम्प्टर। तो टेलीप्रॉम्प्टर आपको बहुत रोबोटिक बना देता है, आप में ना वो इमोशन बाहर नहीं आ पाते। अब मैं आपके सामने इतने इमोशन के साथ बोल रही हूँ, कभी हंस रहे हैं, कभी मैं कुछ कर रही हूँ, मेरे एक्शंस इतने हो रहे हैं, मैं एनिमेटेड भी हूँ, तो ये सब चीज़ें ना रियल कॉन्वर्सेशन में ही आ सकती है। तो अगर आप मुझसे पूछो विच आई एम एंजॉइंग मोर, आई एम डेफिनेटली एंजॉइंग दिस मोर। मैंने खुद अपना पॉडकास्ट चैनल शुरू इसीलिए किया क्योंकि मैं सोची थी 1-वे वीडियोस करने के साथ साथ मैं ये भी करूँगी। बट हाँ, इसमें मुझे एटलीस्ट शुरुआती दौर में एक डर लगा था, बट क्योंकि मैं जहाँ जाती हूँ मेरे सब्जेक्ट से ही बात होती है और मेरे एक्सपीरियंस से ही बात उठानी होती है। क्या हिडन कुछ ऐसा था जो आपको पॉडकास्ट में आने के बाद पता चला कि हाँ ये हुनर था और ये मैं इनकैश नहीं कर रही? मुझे लगता है ह्यूमर। ओके, हाँ, मुझे ये लगता है कि पॉडकास्ट में अगर मेरा थोड़ा सा भी कनेक्शन है, थोड़ा जैसे अब जैसे मैंने एक दो जो किए वो मेरे कुछ फ्रेंड्स भी थे, तो मुझे लगता है कि मैं उसमें थोड़ा ह्यूमर, मेरा एक ये साइड आया बाहर, जो कि लोगों को चाहिए भी, एंटरटेनमेंट चाहिए। हाँ, ठीक चाहिए, है, मतलब व्हाई गिव देम ओनली सीरियस स्टफ यार, वो भी एंटरटेनमेंट देखने आए हैं थोड़ा बहुत। तो ये जो ह्यूमर वाली साइड थी ना, ये मुझे लगता है वो सिंगल वीडियोस में नहीं आती थी। क्योंकि उसमें मैं कोई जोक किससे मारूं भाई, किसके साथ मारूं, कैमरा के साथ मारूं या क्या बोलूं मैं, और जोक का लेवल क्या हाँ, हो? जो समझ ही ना आया, पता नहीं यार ऑडियंस को समझ भी आया कि नहीं आया, या मैं खुद ही हंस रही हूँ उस जोक पे। तो यहाँ पे क्योंकि मुझे समझ आया, आपका रिएक्शन आया, यहाँ पे कैमरा मैन होते हैं, लोग होते हैं, उनका रिएक्शन दिख जाता है मुझे। तो आई थिंक मेरा ह्यूमर वाला एक एस्पेक्ट था जो मुझे लगता है कि मैं इसमें कल्टिवेट कर सकती हूँ, और मुझे लगता है मेरा डिसेंट है ह्यूमर, बट वो तो अभी आगे ही पता चलेगा। बट दिस इज वन थिंग आई थिंक आई वाज मिसिंग। शानदार मैम। बहुत सारे ये प्लेटफॉर्म हैं जहाँ लोग पोस्ट करते हैं, इमेज पोस्ट करते हैं, उसमें से एक प्लेटफॉर्म है लिंक्डइन। लिंक्डइन को आप क्या समझती हैं, या ये इंडस्ट्री के एक्सपर्ट क्या समझते हैं? पर्सनल ब्रांडिंग में कितना रोल प्ले करता है लिंक्डइन? देखिए, लिंक्डइन फ्रैंकली स्पीकिंग मैं बताऊं, अगर आप फाउंडर हैं, अगर आप प्रोफेशनल हैं,
अगर आप स्टूडेंट भी हैं, विच इज मुझे लगता है 80% ऑफ द जनता यही होती है, राइट एंटरप्रेन्योर, प्रोफेशनल, स्टूडेंट, राइट लिंक्डइन आपके लिए बहुत अच्छा टूल हो सकता है फॉर पर्सनल ब्रांडिंग। लोग उसको बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा, क्योंकि हम वीडियो से इतने प्रभावित है ना। हाँ, यूट्यूब इंस्टा, हमें विजुअल चाहिए भाई। हम ह्यूमंस आर सकर्स फॉर विजुअल्स। ब्रेन विजुअल पे ही चलता है। अगर आप ब्रेन साइंस कभी पढ़ो तो ब्रेन का जो डोमिनेटिंग साइंस है ना, साइंस नहीं कहते उसको, ब्रेन की जो डोमिनेटिंग, जैसे हमारा टेस्ट स्मेल ये होता है, ब्रेन का जो डोमिनेटिंग सेंस है वो विजुअल है। तो हम विजुअल के पीछे ही भागते हैं। अगर मैं आपको अभी बोलूं कि अमिताभ बच्चन, या मैं बोलूं अमिताभ बच्चन की कोई पोज, फटाफट विजुअल आ जाएगा आपको, कोई उसका पोज ऐसे वाला या ऐसे वाला। पर अगर मैं कहूं कि आपकी प्रायोरिटी क्या है, तो आपके दिमाग में क्या बनता है? कुछ भी नहीं, कुछ नहीं, समझ नहीं आता कि अभी इसको बहुत सारे हैं। हाँ, बहुत सारे हैं, कोई एक विजुअल नहीं आ रहा, कुछ वर्ड्स आ रहे हैं, कुछ, तो हम विजुअल के पीछे भागते हैं। इसीलिए लिंक्डइन एज अ प्लेटफॉर्म अपनी ब्रांडिंग में पीछे रह गया। तो बट बहुत पावरफुल टूल है। देखो, कोई भी अब क्या है, आप किसी को अपना इंट्रोडक्शन भेजते हो या अपनी प्रोफाइल भेजते हो या कुछ भी भेजते हो, सबसे पहले वो आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल चेक करता है। आपकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल नहीं चेक करेगा वो, चाहे आप कुछ भी कर लो, वो सबसे पहले आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल ही चेक करेगा। इफ इट्स अ प्रोफेशनल रिलेटेड नेटवर्क, फ्रेंड की बात नहीं कर रही मैं, आपको किसी को क्लाइंट को भेजना है कोई काम के लिए, मुझे किसी कंपनी को भेजना है कोई अपनी प्रोफाइल, मुझे किसी कंसल्टेंसी को भेजना है कुछ भी, सबसे पहले लोग आपकी लिंक्डइन चेक करते हैं। एंड दे सी कि आपने लिंक्डइन को कितने अच्छे से मेंटेन किया। एंड आई एम फ्रैंकली टेलिंग यू, HR कंपनीज एंड पीपल हैव स्टार्टेड सीइंग दिस। ये बहुत बड़ा टूल है, और कंपनीज के भी लिंक्डइन लोग देखते हैं। अगर मुझे एक कंपनी में जाना है तो मैं उसका लिंक्डइन देखती हूँ, और मैं फिर देखती हूँ कि यार ये तो बड़ी बोरिंग कंपनी है, छोड़ो। तो ये एक थॉट प्रोसेस डेवलप हो रहा है अब नेक्स्ट जनरेशन में ये होगा। तो लिंक्डइन को आप प्लीज़ हल्के में मत लो। अगर आप अपने करियर में कुछ भी बनना चाहते हो, कीप लिंक्डइन एज अ कहते हैं ना, एट पार विद योर अदर सोशल्स। मैं क्रिएटर्स की बात नहीं कर रही, अभी क्रिएटर्स भी अपना लिंक्डइन नहीं छोड़ते, वो भी सब करते हैं। बट जनरली अगर आप क्रिएटर नहीं हो तो भी आपको लिंक्डइन तो डेफिनेटली अपना बिल्ड करना चाहिए। और उसमें आपको ट्राई एंड पोस्ट थिंग्स। ऐसी बात नहीं, आई नो लिखने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, लोग सोचे क्या पोस्ट करूँ आज यार, क्या पोस्ट करूँ आज। पर ये आप इंस्टाग्राम में तो नहीं सोचते जब आपको अपनी सेल्फी लेनी होती है या अपना कुछ, तो उधर थोड़ा सा बस आधे घंटे का दिमाग लगाना है सुबह सुबह कि मेरी इंडस्ट्री से रिलेटेड आज कुछ इंटरेस्टिंग है, या मैंने कुछ पढ़ा इंटरेस्टिंग, या मुझे कुछ इंटरेस्टिंग लगा, तो मैं उसको कैसे पोस्ट कर सकती हूँ। थोड़ा बेकार ही पोस्ट आएगा ना, थोड़ा सा उसके लिए स्टडी करना पड़ेगा। बिल्कुल। आप क्यों, इसीलिए लोग नहीं कर रहे ना, क्योंकि मेहनत है भाई उसमें। इंस्टा में मेहनत नहीं है। अब मैं यहाँ आई, मैंने फोटो खींची, डाल दी, क्या मेहनत हुई? पर यही मैं लिखूँ कि चंदन जी के साथ मेरी कॉन्वर्सेशन हुई, उसमें हमने ये डिस्कस किया, ये टिकट की टेकअवेज हुए, ये हुआ, वो लिंक्डइन में डालने मुझे आधा घंटा लगेगा ना। तो मेहनत नहीं करनी है लोगों को। लिंक्डइन एक लेवल के बाद आउटसोर्स करना चाहिए किसी प्रोफेशनल को, या खुद मैनेज करना चाहिए? गुड क्वेश्चन। और इसके बाद मैम, कि लोगों को ब्रांडिंग के लिए अपने टोटल प्रॉफिट या जो भी है कितना बजट एलोकेट करना चाहिए कि मुझे PR पे पर मंथ पर्सनल ब्रांडिंग भी खर्चा करना चाहिए? देखिए, लिंक्डइन, पहला क्वेश्चन, लिंक्डइन आउटसोर्स करना चाहिए या खुद करना चाहिए? आप आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम आउटसोर्स कर सकते हो, पर मुझे लगता है कि कोई भी आउटसोर्स पर्सन आपकी फीलिंग को नहीं डाल सकता, या आपके थॉट को रेप्लिकेट नहीं कर सकता। अगर देखो, बहुत फर्क होता है। अगर आप एक थॉट लीडर हो और आपको आदत है लिखने की और आपका ये एक पैशन है, तो आप खुद ही हैंडल करो भाई, प्लीज किसी को मत दो, क्योंकि वो आपको मैच नहीं कर पाएगा और फिर आपकी एक्सपेक्टेशन मिसमैच होगी। पर अगर आपको झिझक है कि मैं नहीं कर पा रहा, या मुझे लगता है ये अप टू क्वालिटी नहीं है या कुछ नहीं, तो आप कर दो आउटसोर्स। आप उनके वो जो है ऑब्वियसली आपके साथ आइडियाज डिस्कस करेंगे, आपके व्यू पॉइंट्स लेंगे और फिर उसको फ्रेम करेंगे। लिंक्डइन ऐसे ही चलता है। लिंक्डइन आइसोलेशन में नहीं चल सकता। लिंक्डइन ऐसे नहीं चल सकता कि मैंने अपने मैनेजर को दे दिया, उसने अपलोड कर दिया और खुद लिख दिया कैप्शन वैप्शन, ये ऐसे लिंक्डइन नहीं चलता है। लिंक्डइन में वो आपसे डिस्कस जरूर करेगा, क्योंकि आपके थॉट्स हैं, क्योंकि लिंक्डइन इज अ प्लेटफॉर्म ना, वो लोग आपके थॉट्स जानने के लिए ही आपको देख रहे हैं, आपके फॉलो कर रहे हैं उसमें। वो जानना चाहते हैं कि अच्छा चंदन जी ने ये लिखा है, ओ व्हाट एन इंटरेस्टिंग थॉट यार, मैं भी इसको शेयर करता हूँ या रखता हूँ अपने पास। और इसमें मार्केटिंग फ्लायर नहीं चल पाते, बिल्कुल सिंपल फोटोज बिल्कुल भी नहीं चल पाते, क्योंकि लोग वहाँ मार्केटिंग करने आते ही नहीं है। जो समझता है कि मैं लिंक्डइन को मार्केटिंग के लिए यूज करूंगा,
वो मतलब मुझे लगता है कि कोई फायदा नहीं। देखो मार्केटिंग फ्लायर्स वहाँ चल सकते हैं इफ इट्स अ कंपनी अकाउंट। अब फॉर इंस्टेंस नाइकी अपना कुछ नया कुछ लाई है और वो कुछ डालती है, तो ठीक है ना, इट्स अ नाइकी कंपनी अकाउंट, वो बता रही है उसने क्या नया किया। बट मैं अगर कहूँ कि मेरी कंपनी ये कर रही है और इसमें ये कर लो एज अ पर्सनल पर्सन, तो वो कभी भी नहीं चलेगा। ओके, नोबडी विल लुक एट इट। एक सवाल मैम, कोई प्रोडक्ट है, मान लो जी प्रोडक्ट है एक, इस प्रोडक्ट के लिए एक फाउंडर है जो कि फेमस है और अपने लोगों में फेमस है, उसको एक मॉडल चाहिए अपने प्रोडक्ट के लिए, तो वो मॉडल आउटसोर्स करे या खुद मॉडल बने? दोनों के फ़ायदे और नुकसान, जैसे फिजिक्स वाला कि जो फाउंडर है वो अलख पांडे हैं, ठीक है, बट अनअकैडमी के फाउंडर, अरे अनअकैडमी जो ब्रांड एम्बेसडर है वो डिफरेंट अलग अलग लोग हैं, बायजूस के शाहरुख खान थे। तो दोनों के फ़ायदे और नुकसान, या अगर एक कंपनी इस लेवल पे है जहाँ उसको ब्रांड एम्बेसडर चाहिए तो उसको फाउंडर को बनाना चाहिए? देखो वैसे तो आई फील कि आप अपने ब्रांड के बेस्ट ब्रांड एम्बेसडर हो। ओके, आई डेफिनेटली फील दैट, क्योंकि जितनी पैशनेटली आप उसको प्रमोट कर सकते हो कोई नहीं कर सकता। और कभी कभी क्या होता है, व्हेन यू गेट अ ब्रांड एम्बेसडर, तो ब्रांड एम्बेसडर आपका शैम्पू का ब्रांड कर तो रहा है पर वो यूज तो करेगा नहीं, या आपका लेट से कोई भी एक्स ब्रांड यूज प्रमोट कर रहा है पर वो यूज तो करता नहीं होगा, तो वो मिसमैच हमेशा रहेगा। और पता चले आपका हेल्थ ब्रांड है और वही ब्रांड एम्बेसडर आगे चल के पान गुटखा की भी ऐड कर रहा है, जैसे कि हुआ था बीच में। एग्जैक्टली तो आप सोच रहे हो कि वहां पे क्या मिसमैच हो रहा है। तो गेटिंग अ ब्रांड एम्बेसडर, कोक पेप्सी तो ब्रांड एम्बेसडर बाहर के ही लाते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट, एंड आई थिंक पीपल रिलेट टू दैट बिकॉज वो एक अलग आइडियोलॉजी पे काम करते हैं। वो तो आपका ना ब्रांड का कैटेगरी क्या है, आपके ब्रांड की ऑडियंस क्या है, ये भी फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं टू डिसाइड कि मेरा ब्रांड एम्बेसडर मैं खुद बनूंगा या नहीं। अब अलग सर के साथ क्या है, वो खुद ही बच्चों को पढ़ाया उन्होंने, वो अपने ब्रांड से बेटर ब्रांड एम्बेसडर नहीं हो सकते क्योंकि वो उस फेज से गुजरे हैं। बट पेप्सी का सीईओ अगर ब्रांड एम्बेसडर बनेगा तो बहुत स्टूपिड लगेगा, क्योंकि पेप्सी इज अ वेरी यूथफुल ब्रांड, ब्लू चिप कंपनी है। हाँ, और बड़ी कंपनी है और यूथफुल ब्रांड है, और उसने वो पेप्सी से रिलेट ही नहीं कर सकता, उसके बच्चे जरूर कर सकते हैं। तो आप समझ रहे हो कि मतलब यू हैव टू सी व्हाट कैटेगरी यू आर इन, आपका ऑडियंस सेट क्या है, आप किस तरीके की मार्केटिंग करना चाहते हो, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइडियली आई थिंक फाउंडर इज द बेस्ट ब्रांड एम्बेसडर, वो तो मुझे हमेशा से ही लगता था। बट कभी कभी सर्कमस्टेंशियली फाउंडर्स नहीं हो पाते ब्रांड एम्बेसडर्स, तो वहाँ पे यू कैन गो एंड सर्च फॉर अदर ब्रांड एम्बेसडर्स। बट ये सर्च भी ऐसी ना हो यार कि मेरे बजट में ये फिट हो रहा है तो इसको ले लेते हैं। वो भी थोड़ी सी स्ट्रैटेजिक वाली सर्च हो कि क्या इसकी क्वालिटीज मेरे ब्रांड से थोड़ी बहुत तो मैच करें। मैं कह रही हूँ पूरी ना करे पर एटलीस्ट थोड़ी बहुत तो करे, कि कहीं ब्रांड कनेक्ट तो सही लगे। जैसे शाहरुख खान मुझे लगता है इतने जबरदस्त ब्रांड एम्बेसडर हैं ह्यूंडई के, कि वो ह्यूंडई को अपनी गाड़ियों में, अपनी फिल्मों में यूज करते थे, अपनी एड्स में यूज करते थे, जब वो शोज करते थे ह्यूंडई एज गिफ्ट देते थे। मतलब ही वाज कनेक्टेड विद ह्यूंडई कंप्लीटली, भले वो खुद नहीं यूज करते थे, या हो सकता ई शॉप है या शेयर हो। हाँ खुद नहीं, बट उन्होंने ह्यूंडई को इतनी ब्यूटीफुली अपनी लाइफ में इंटीग्रेट कर दिया था। तो आप वो भी देखो, अगर आप यूज कर रहे हो एक ब्रांड एम्बेसडर को, देन ही शुड यूज इट लाइक दैट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जब आप अपने ब्रांड एम्बेसडर्स चूज कर रहे हो। तो खुद कर लो तो नथिंग लाइक इट यार, उससे बड़ा तो बेस्ट चीज होती है वो, तो मुझे लगता है गजल अलग टाइप हो, आप अपने ब्रांड एम्बेसडर हो, अमेजिंग। ग्रेट मैम, शानदार, बहुत सारे सवालों का जवाब मिला। अब अगर कोई आपसे कनेक्ट करना चाहे फॉर एनी काइंड ऑफ कंसल्टेंसी, तो क्या वो कर सकता है? कुछ भी, चाहे वो कंटेंट को लेके हो, पर्सनल ब्रांडिंग को लेके हो, तो कैसे कर सकता है? और प्लस क्या आपने अभी कुछ ऐसा शुरुआत किया है जहाँ पर्सनल कोचिंग दे रही हैं किसी को? श्योर। तो देखिए, मैं वैसे भी लोगों के सोशल मीडियाज तो हैंडल करती थी, और मैं काफ़ी बड़े इन्फ्लुएंसर्स के भी करती हूँ। तो मेरा मतलब बिजनेस प्रपोजिशन तो वहाँ है ही। किसी को मेरे साथ 1-on-1 कंसल्टेशन लेनी है तो आई कैन गिव द लिंक ऑफ माय वेबसाइट है, उसमें मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, तो वहाँ पे वो मुझे मैसेज कर सकते हैं। आई कैन गिव द ईमेल, वो मेरी टीम देख के हम लोग वो प्लान कर सकते हैं। तो एंड इनफैक्ट मैं अभी पर्सनल ब्रांडिंग काफ़ी फाउंडर्स के लिए ऐसे ही कंसल्टेशन में मैंने करी भी है स्टार्ट, और वो लिंक्डइन पे हम कर रहे हैं, और यू नो डिपेंडिंग ऑन द फाउंडर्स बैकग्राउंड एंड फाउंडर्स, उनको क्या हम करवा सकते हैं। तो कोई भी एनीथिंग इन द रेल्म ऑफ, कह सकते हैं पर्सनल ब्रांडिंग हो, कम्युनिकेशन हो, पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो,
आपको कुछ कंटेंट क्रिएशन में चाहिए, आपको सोशल मीडिया ग्रोथ चाहिए, तो वील बी ऑलवेज देयर एंड आई विल बी हैप्पी टू कंसल्ट अगर किसी को ज़रूरत पड़े तो। ग्रेट मैम। और अब हाँ, क्योंकि मैं आपके आई हूँ तो मैं एक चीज़ बोल देती हूँ कि मैंने अपना यूट्यूब पॉडकास्ट शुरू किया है, तो लोग वो देखें और मुझे सब्सक्राइब करें, तो आई वुड लाइक दैट। पर्सनली मेरा जो सजेशन है, मैंने आपसे डिस्कस भी किया था, आप जैसे जितने भी लोग एक विजनरी लोग हैं, उनको सबको अपना पॉडकास्ट चैनल शुरू करना चाहिए। रीज़न कि आपके जो क्वेश्चन होंगे वो क्वालिटी क्वेश्चंस होंगे, व्यूअर्स को इम्पैक्ट मिलेगा, वैल्यू मिलेगा, राइट? बड़ा ऑथेंटिक होगा, वैलिडेटेड क्वेश्चन होगा। सो बहुत कम पॉडकास्टर है जो सही सवाल पूछ पाते हैं। अब मुझे लगता है कि सही सवाल नहीं तो फिर इस पॉडकास्ट का कोई मतलब नहीं, फिर हम हल्की बातें करके उठ जाते हैं और ऑडियंस को कुछ नहीं मिलता, वो चाय पे चर्चा ही हो जाती है हाँ। बेसिकली। सो मैम, मुझे गट्स फीलिंग भी है, इंट्यूशन भी है कि पॉडकास्ट बहुत शानदार आपका रहेगा। थैंक यू। और आपसे सीख रहे हैं, कोई नहीं करेंगे। आपके क्वेश्चन भी। सो अगेन मैम, थैंक यू सो मच। और आज मैंने भी बहुत कुछ सीखा और आप लोगों ने भी सीखा होगा। क्या अच्छा लगा वीडियो में वो ज़रूर आप कमेंट करना, और आप ये भी बताना क्या पार्ट 2 भी आपको चाहिए। पार्ट 2 चाहिए तो स्पेसिफिक कोई टॉपिक आप लिख देना। जैसे अभी हमने लिंक्डइन पे बात किया, क्या आपको इंस्टा पे चाहिए, क्या यूट्यूब पे चाहिए, तो नेक्स्ट पॉडकास्ट में पर्टिकुलर उसी टॉपिक पे बात करेंगे, राइट? सो दैट कि आपका टाइम मुझे पता है काफ़ी कीमती है और समय है, सब कुछ है। मिलते हैं किसी और पॉडकास्ट में, तब के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।